अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके कुछ एग्जांपल करेंगे। लेट एक्स बी एन ऑर्बिटरी कम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप जी। एक्स कोई भी एक कम्प्लेक्स है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं, लेट एक्स बी एनी ऑर्बिटरी सबसेट ऑफ जी। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी, जी के वो एलिमेंट का सेट विच परम्यूट विद एक्स, जो x के साथ कम्यूट करेंगे, इस कॉल्ड नॉर्मल। इस सेट को हम कहेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ x इन g। नोट करते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ x इन g। अब इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है? g के वो एलिमेंट जिनको इस x के साथ राइट साइड से और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराया जाए, कम्यूट करते हैं। जो ऐसे एलिमेंट जो पूरे x के साथ कम्यूट करेंगे, वो हमारे पास नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे। Normalizer of x is always non empty because आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मलाइजर हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। S3 या जिसको हम D3 कहते हैं, ये हम एक सेट ले लिया, E A स्क्वायर B A B एंड A स्क्वायर B। इसमें ए क्यूब पे आइडेंटिटी आता है, ए बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी आता है और ए बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी आता है। हम इसका एक सबसेट लेते हैं एक्स, जिसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं ए एंड बी, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट। अब सब हमने देखना है कि ये वाला जो एक्स है किन किन एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करेगा। ई को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई होगी तो ई ए ही आ जाएगा, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई यही आ जाएगा। ई एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर सेट के साथ कम्यूट कर जाएगा। उसके बाद हम ए को देखते हैं, ए बिलोंग टू D3 ए एक्स। ए को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू एक्स, एक्स की ये सेट है, तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा। इसी तरह एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए बी से मल्टी बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए आ जाएगा। अब हमारे पास सेट है D3, तो बी ए किसके इक्वल है? बी ए इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के। इसका मतलब है ए एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू एक्स ए। इसी तरह हम ए स्क्वायर को चेक करते हैं, ए स्क्वायर इंटू एक्स। ए स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए बी, ये हमारे पास एक्स है। तो जब ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब होता है आइडेंटिटी के इक्वल। ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। इसी तरह एक्स ए स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए स्क्वायर, और बी ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बी ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ई ए बी के इक्वल D3 में। इसका अब ये देख ले, एक्स ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, दोनों डिफरेंट सेट निकले। इसी तरह बी को करेंगे तो भी डिफरेंट सेट आएंगे, ए बी को करेंगे तो भी डिफरेंट सेट आएगा, और ये भी कम्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन D3 वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब हम एक और नया सेट ले लेते हैं D3 का, ई ए एंड ए स्क्वायर। अब आइडेंटिटी को करवाएंगे तो आइडेंटिटी कम्यूट कर जाएगा। ए को करवाएंगे, ए भी जब ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल। इसी तरह राइट साइड से भी यही आंसर आएगा, ए भी कम्यूट कर जाएगा और इसी तरह ए स्क्वायर भी कम्यूट कर जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। बाकी जो बी भी कम्यूट नहीं करेगा, ए भी कम्यूट नहीं करेगा और ए स्क्वायर बी भी कम्यूट नहीं करेगा। तो जब ए स्क्वायर को हम करेंगे, सॉरी बी को हम करके देख लेते हैं। बी को जब करेंगे तो हमारे पास आंसर है बी ए स्क्वायर बी और ए बी। तो जब इसको
लेफ्ट साइड से किया फिर भी यही आंसर है। इसका मतलब है बी भी कम्यूट कर जाएगा, ए बी भी कम्यूट कर जाएगा और ए स्क्र बी भी कम्यूट कर जाएगा। नॉर्मलाइजर ऑफ D3 H in D3 वो हमारे पास D3 के इक्वल निकल आया। ठीक हो गया। इसका हम एमसीक्यूज बना के देख लें अगर। the subset E and B, E, A and A square of dihedral group of order 6, which is D3, then normalizer of D3 of this set, इसको हम H कह देते हैं, इक्वल टू इसको हम H ही कह देते हैं स्टार पे ही, ये H के इक्वल है। इसकी जो ऑप्शन आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, ए ऑप्शन हम कह देते हैं ऑप्शन ए H के इक्वल ही आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास D3 ऑप्शन सी हम ले लेते हैं E एंड बी, और ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगी नन ऑफ दिस। अब इसी तरह ये आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ये तो अभी हमने कर लिया ना, इसका आंसर तो हमारे पास D3 आ गया। अगर हम कोई और सेट ले लें, लेट्स सपोज H हम ले लेते हैं E एंड B, तो इसका जो नॉर्मलाइजर होगा वो किसके इक्वल होगा, H के इक्वल आएगा, D3 के इक्वल आएगा, और E एंड A भी इसके इक्वल आएगा, या नन ऑफ दिस, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप चेक कीजिएगा। नॉर्मलाइजर चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस सेट को जी के तमाम एलिमेंट के साथ लेफ्ट से भी और राइट से मल्टीप्लाई करना है, जो कम्यूट कर जाएंगे वो नॉर्मलाइजर में चले जाएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये है कि ये हमारे पास H एक सब ग्रुप है, H सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे सब ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट है, एक ई है और एक बी है, ये तो लाजमी कम्यूट करेंगे। बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ई ए स्केयर ए बी और ए स्केयर बी, वो कम्यूट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। सब ग्रुप के एलिमेंट सब ग्रुप के साथ लाजमी कम्यूट करेंगे। और नॉर्मलाइजर जो है वो हमारे पास सब ग्रुप होती है ग्रुप जी का। नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो इससे आगे हम चलते हैं।
इसको ये आप ट्राई करके देखिएगा कि किसका नॉर्मलाइजर क्या क्या निकलता है D3 में, D4 में, और उसके बाद Q8 में कुछ सबसेट लिए हुए हैं, इनका नॉर्मलाइजर चेक करके देखिएगा। अब सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में डिफरेंस और इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। लेट एक्स बी एन ऑर्बिट्रेरी complex of a group G, the set of those element of G which permute या commute with each element of X is called centralizer। नॉर्मलाइजर में क्या था कि हम पूरे X के साथ देखते हैं, जो एलिमेंट पूरे X के साथ कम्यूट करता है वो नॉर्मलाइजर में आ जाता है। अब सेंट्रलाइजर में क्या होता है कि अगर जी का वो एलिमेंट जो X के तमाम एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली तौर पे कम्यूट करता है वो सेंट्रलाइजर में आ जाता है। ये देखिए सेंट्रलाइजर में जी के वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। तो इसी तरह हम सेंट्रलाइजर भी ऑलवेज नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह एक्स सेट ले लेते हैं, तो ई को ए के साथ किया, फिर इसमें हमने देखना है कि D3 के तमाम एलिमेंट ए के साथ भी, जो D3 के वो एलिमेंट जो ए और बी के साथ इंडिविजुअली तौर पे कम्यूट करते हैं वो सेंट्रलाइजर में आएंगे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो कम्यूट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद बाकी कोई एलिमेंट कम्यूट नहीं करता, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। जैसे ए एलिमेंट है, ए के साथ तो कम्यूट कर जाएगा लेकिन ए बी के साथ कम्यूट नहीं करेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजर है एक्स का वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट निकला है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें D4 की, D4 में जो सेंट्रलाइजर होगा, जैसे हमने D4 के लिए ये सेट ले लिया ए एंड बी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी सेंट्रलाइजर में जाएगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जो है वो बी के साथ कम्यूट कभी नहीं करता किसी भी सेट के अंदर। लेकिन अगर हम ए स्केयर को देखें, ए स्केयर ए के साथ कम्प्यूट कर जाएगा, ए स्केयर बी और बी ए स्केयर दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि ए स्केयर भी सेंट्रलाइजर में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बाकी कोई भी एलिमेंट इसके साथ कम्प्यूट नहीं करेगा, इसके सेंट्रलाइजर में ये एलिमेंट आ जाएंगे ई एंड ए स्केयर। अब इसी तरह इसकी जो सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा मतलब फ्रूटफुल होगा और उतना हमें इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जितनी हम इसकी सेंट्रलाइजर की और नॉर्मलाइजर की प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आती है। तो अब इसी तरह इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आगे हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजर जो है वो हमेशा जी का सब सेट होता है, सॉरी सब ग्रुप होता है। सेंट्रलाइजर भी सब ग्रुप होता है और नॉर्मलाइजर भी सब ग्रुप होता है। अब इसके मजीद रिजल्ट है सेंट्रलाइजर के, नॉर्मलाइजर के, तो उसको हम आगे देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, या सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर का सबसेट होता है या नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर का सबसेट होता है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने सेंट्रलाइजर को, हम इसकी सेंट्रलाइजर की, जैसे आप ले लें D3 के अंदर ही, जैसे हम नॉर्मलाइजर की एग्जांपल की थी ये वाली, इसी तरह जिसमें हमने H ले लिया है ये, इस एग्जांपल को लेके आप D3 का जो है सेंट्रलाइजर कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसका सेंट्रलाइजर कैलकुलेट करते हैं,
सबसे पहले हम ये D3 के लिए है, H इन D3। अब D3 के लिए हम इसका सेंट्रलाइजर कैलकुलेट कर लेते हैं H का। अब अडेंटी एलिमेंट तो हर एक के साथ, अडेंटी एलिमेंट ए के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, अडेंटी एलिमेंट अडेंटी के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, और अडेंटी एलिमेंट ए स्केयर के साथ भी कम्यूट कर जाएगा। अडेंटी एलिमेंट तो हर एक के साथ कम्यूट कर जाता है ए स्केयर, और इसी तरह तो अडेंटी एलिमेंट तो इसके सेंट्रलाइजर में चला जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ D3 H। अब हम देखते हैं कि ए जो है इसके तमाम एलिमेंट से कम्यूट करता है कि नहीं करता। अब D3 के अंदर ई आएगा, उसके बाद ए अडेंटी के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, इसको लिख लेते हैं। और हर एलिमेंट अपने साथ कम्यूट करता ही करता है हमने। और ए हमारे पास ए स्केयर से साथ भी कम्यूट कर देगा, ए इंटू ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू ए। तो ये तो कम्यूट कर देगा, इसका मतलब है ए भी बिलोंग कर जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। इसी तरह हम ए स्केयर को देखेंगे, ए स्केयर भी हर एलिमेंट के साथ लाजमी कम्यूट करेगा, ए स्केयर ए के साथ कम्यूट करेगा, ए स्केयर आइडेंटिटी के साथ भी कम्यूट करेगा, ए स्केयर के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा, ए स्केयर आइडेंटिटी के साथ भी कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्केयर भी जो है, ए स्केयर आल्सो बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ D3 इन H। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी एलिमेंट। अब बी जो है वो ए के साथ कम्यूट नहीं करता। अब सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे, बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब है कि बी जो है डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3। इसी तरह ए बी भी जो है वो ए के साथ कम्यूट नहीं करता, ए बी ए इंटू वो बी के इक्वल आ जाएगा। सॉरी, ए बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए आता है ए स्केयर बी के, तो वो तो हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब ए को राइट साइड, वो ए स्केयर बी के इक्वल आएगा, जब राइट साइड लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कम्यूट, ए बी आल्सो डज नॉट बिलोंग टू, बी भी नहीं करता। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ए बी भी कम्यूट नहीं करता, हम कहेंगे ए बी आल्सो डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। उसके बाद हमारे पास जो ए स्केयर बी है वो भी कम्यूट नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। ए स्केयर बी जो है ए के साथ कम्यूट नहीं करेगा, ए स्केयर बी बी ए हमारे पास ए स्केयर बी के इक्वल होता है, वो आ जाएगा ए बी के इक्वल। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब बी, ये तो आ जाएगा हमारे पास बी के इक्वल। तो ये भी कम्यूट नहीं किया, तो इसका मतलब है ए स्केयर बी भी कम्यूट नहीं करता। अगर ए भी कम्यूट नहीं करता, ए स्केयर बी भी कम्यूट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो सेंट्रलाइजर है, सेंट्रलाइजर ऑफ D3, सेंट्रलाइजर ऑफ H इन D3, उसमें वो किसके इक्वल आ जाएगा,
वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा एच के इक्वल, विच इज इक्वल टू एच। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एच के इक्वल ही आ जाएगा। अब देखें, हमने इसी सेट का नॉर्मलाइजर भी निकाला था और इसी सेट का सेंट्रलाइजर भी निकाला है। तो जो नॉर्मलाइजर था इस सेट का, ये हमारे पास आ जाएगा ये नॉर्मलाइजर। एच का जो नॉर्मलाइजर था वो D3 के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजर बड़ा सेट है और सेंट्रलाइजर छोटा सेट होता है। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने लिखी हुई है, सेंट्रलाइजर सब ग्रुप होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर इज अ सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर, या इस तरह भी कह सकते हैं सेंट्रलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर। तो इस पे एमसीक्यू हम एक बना लेते हैं। Let G be a group and X be any complex of G, then which of the following is true? इसकी जो ऑप्शन ए है उसमें हम ले लेते हैं सेंट्रलाइजर इज अ सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर। और इसी तरह ऑप्शन बी, हम ये कह देते हैं सेंट्रल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी? सेंट्रलाइजर इज अ सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर। अब इसी तरह हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ एनी ग्रुप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रलाइजर और सेंटर की डेफिनेशन तकरीबन एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट ऑल द एलिमेंट ऑफ जी, जी के वो एलिमेंट जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। इसकी जो नोटेशन है वो हमारे पास ये है कि सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन जी। अब सेंटर ऑफ जी और सेंट्रलाइजर ऑफ जी में क्या फर्क है? सेंट्रलाइजर में इधर कोई इसका सबसेट आएगा। अगर अगर किसी जी के सबसेट का हम सेंट्रलाइजर निकाल लें उसको हम सेंट्रलाइजर बोलते हैं। अगर जी का सेंट्रलाइजर निकाल लें जी के अंदर, उसको हम बोलेंगे नॉर्म सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो इसकी नोटेशन ये भी है जी ऑफ जी या अगजाई ऑफ जी। डेफिनेशन के मुताबिक इसमें हम कहेंगे जी बिलोंग टू जी, जी के वो एलिमेंट सच दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। जी के वो एलिमेंट जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ कंप्यूट करते हैं। अब इसका जब सेंटर निकालेंगे D3 का, तो हमने देखना है कि कौन से एलिमेंट बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कंप्यूट करते हैं। तो सेंटर ऑफ D3 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट सबके साथ कंप्यूट कर जाएगा।
बाकी कोई भी एलिमेंट किसी के साथ कम्यूट नहीं करेगा। D3 का जो सेंटर है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और D4 का जो सेंटर है उसमें हम जब चेक करेंगे, ये चेक किया भी हुआ कुछ, D4 का जो सेंटर है उसमें दो एलिमेंट आएंगे, एक E एंड A स्क्वायर। अब जनरल तौर पे, जनरली सेंटर ऑफ DN, सेंटर ऑफ DN, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, इसका जो सेंटर होगा वो हमारे पास या तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, दो किस्म के इसके सेंटर निकलेंगे, वो हम अभी मैं डिफाइन कर देता हूं। हर किस्म के ग्रुप के लिए हम इसका सेंटर जो है इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो DN में इसके सेंटर में आएगा या तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा? जब n ओड है, n इज ओड। और या तो आएगा हमारे पास E एंड A की पावर n/2, when n is even। ये हमारे पास सेंटर की DN का जो सेंटर है ये जनरली तौर पे या तो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी कब होगा? जब n ओड होगा। और जब n इवन होगा इसका सेंटर हमारे पास ये आएगा। अब जिस सेंटर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सेंटर। जैसे D3 है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, D5 है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, D7 D9 ये सारे जितने भी हमारे पास सेट हैं इनमें सिर्फ इसका जो सेंटर है वो आइडेंटिटी आएगा। और इसी तरह अगर हम ले लें D4 D6 D8 उसमें हमारे पास दो एलिमेंट आएंगे। अब इसमें एक MCQs अगर इधर बना लें तो द minimum order of center of dihedral group DN of order 2n is, इसका जो मिनिमम ऑर्डर है वो कितना होगा उसके ऑप्शन हम लिखते हैं। इसका जो मिनिमम ऑर्डर है वो कितना होगा, इसके ऑप्शन हम बना लेते हैं 1 2 2n और नन ऑफ दिस। अब देखें, अब DN के अंदर या तो सेंटर का ऑर्डर 1 होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा, या तो सेंटर का ऑर्डर 2 होगा। तो इसमें जो मिनिमम सेंटर है वो उसका ऑर्डर कितना हो सकता है? 1। इसी तरह इसके साथ MCQs है, अगर ये आ जाए कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप
का जो सेंटर है उसका मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 2। इसी तरह एमसीक्यू अगर बनाएं कि द सेंटर ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप D6 of order 12 is, उसमें हमारे पास क्या आएगा, E। दूसरी ऑप्शन हम ले लेते हैं E एंड A स्क्वायर, E एंड A स्क्वायर। तीसरी हम ऑप्शन ले लेते हैं E एंड A क्यूब एंड नन ऑफ दिस। अब इसके ऑप्शन में क्या आएगा, अब देखें, अब हमारे पास है डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, इसका जो ऑर्डर 12 है, तो एन हमारे पास 6 है। अगर एन 6 होगा तो आएगा ई, अगर एन 6 है इसका मतलब एन इवन है। अगर एन इवन होगा तो ई एन ए की पावर एन ओवर 2। अब 6 ओवर 2 क्या आएगा, 3। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, और जो सेंटर ऑफ ग्रुप है ऑलवेज हमारे पास सब ग्रुप होता है जी का। इसका एमसीक्यू देखो, और एक दो और बनाते हैं हम इसी तरह किसी और ग्रुप के लिहाज से। लेट जी बी अ abelian group, then center of G equal to identity G itself, A and B both, none of these। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन है तो उसका जो सेंटर होगा वो उसी ग्रुप के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अबिलियन का मतलब है कि अबिलियन में तो हर एलिमेंट अपने साथ कम्यूट करता है और हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करता है। तो सेंटर में वही एलिमेंट आते हैं, सेंटर में हमेशा वही एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो उसका सेंटर जी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेंट्रलाइजर निकाल लें या नॉर्मलाइजर निकाल लें किसी भी कम्प्लेक्स का, तो अगर ग्रुप अबिलियन है तो वो पूरे का पूरा ग्रुप के इक्वल ही आ जाएगा। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। अब इससे आगे सेंटर ऑफ जी इज अ सब ग्रुप, ये एक थ्योरम है हमारे पास। सेंटर जो है वो हमेशा जी का सब ग्रुप होता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट इन अ ग्रुप। ग्रुप के कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं। अगर एक एलिमेंट है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, देन द एलिमेंट बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स फॉर जी बिलोंग टू जी, G belong to G called conjugate element of G। अगर G एक एलिमेंट है, G A G इनवर्स करने से जो भी नया एलिमेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे conjugate element of this element। G A G इनवर्स is a conjugate element of A। अब जैसे हमारे पास G ये ग्रुप निकल आया है, हम किसी भी एलिमेंट के अगर conjugate एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, अयोटा के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
इस तरह के एलिमेंट बनाएंगे जी ए जी इनवर्स। अब ए की जगह हमारे पास अयोटा है, तो जी अयोटा जी इनवर्स। इधर जी और जी इनवर्स की जगह हम जी के तमाम एलिमेंट ट्राई करेंगे। वन अयोटा वन इनवर्स, वन का इनवर्स वन ही होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, वो अयोटा के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह माइनस वन अयोटा माइनस वन का इनवर्स माइनस वन ही होता है, वो भी अयोटा के इक्वल ही आ जाएगा। अब इसी तरह अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का इनवर्स ये हमारे पास अयोटा के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो माइनस अयोटा के इक्वल ही आ जाएगा। तो कंजुगेट एलिमेंट ऑफ अयोटा आर ओनली अयोटा। अयोटा के सिर्फ एक ही कंजुगेट एलिमेंट निकला है, वो क्या है, सिर्फ अयोटा। अब हम डाइहाइड्रल ग्रुप में किसी भी एलिमेंट के कंजुगेट एलिमेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर ये वाला ऑपरेशन लगाया जाए जी ई जी इनवर्स, तो जी इंटू जी इनवर्स आ जाएगा और वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। तो इसका मतलब है कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ई, ई के जो आइडेंटिटी के जो कंजुगेट एलिमेंट है वो आइडेंटिटी ही निकलेगा। तो इसमें हम इस तरह लिखते हैं क्लास ऑफ ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लास ऑफ ई का मतलब है कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ई। अब कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिटी के साथ ई ए ई इनवर्स, उसके बाद हम ए को करेंगे ए ए ए इनवर्स, वो भी ए के इक्वल ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस एलिमेंट के कंजुगेट एलिमेंट निकालने हैं, ए के निकालने हैं, तो हम ये वाले एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जी ए जी इनवर्स, जी ए जी इनवर्स। तो इधर जी की जगह हमने D3 के तमाम एलिमेंट ट्राई करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे ई ए ई इनवर्स। आइडेंटिटी का इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी ही होता है, आइडेंटिटी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आ जाएगा। इसी तरह जब एक एलिमेंट इधर ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट चेक कर रहे हैं, इधर एक जी की जगह ए ही जब रखेंगे वो तो वही आ जाएगा, इसको चेक करने की चाहे जरूरत ही नहीं है। अब इसी तरह ए स्केयर के ए स्केयर ए एंड ए स्केयर का इनवर्स। अब ए स्केयर का जो इनवर्स है वो ए के इक्वल होता है, तो ये टोटल बन जाएगा ए की पावर 4। D3 है तो ए की पावर 4 ए के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह अब बी को चेक करेंगे, बी ए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी के इक्वल होता है, तो बी ए हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर बी के, तो आंसर आ जाएगा ए स्केयर। इसी तरह ए बी को करेंगे फिर भी ए स्केयर आएगा, ए स्केयर बी के साथ करेंगे फिर भी ए स्केयर आएगा। इसका मतलब है ए के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो दो निकले हैं, एक ए निकला है एक ए स्केयर। क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ए स्केयर। इसी तरह हम ए स्केयर के कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, बी के कॉन्जुगेट एलिमेंट। अब देखें, हमने निकाले हैं ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट। अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट ए के निकाले हैं उसमें ए स्केयर भी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ए स्केयर के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे वो भी यही दो होंगे। तो अगर एक एलिमेंट के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालने हैं, उसमें जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट निकले हैं उन एलिमेंट के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ए के निकाले हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट, तो उसके साथ ए स्केयर भी आ गया। जब हम ए स्केयर के निकालेंगे तब भी ये दो ही आएंगे। इसी तरह कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए और कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए स्केयर दोनों सेम है। इसी तरह बी के निकाल लेंगे, ए बी के निकाल लेंगे और ए स्केयर बी के निकाल लेंगे। अब ये एक कॉन्जुगेट एलिमेंट वाला ये एक रिलेशन है। सॉरी, पहले हम ये एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि जो भी ऑर्डर होता है एलिमेंट का और उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट का, दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। जैसे हमने इसमें निकाले हैं ए का ऑर्डर और ए स्केयर का ऑर्डर, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ए और ए स्केयर का ऑर्डर सेम होगा। जितना एलिमेंट का ऑर्डर होता है उतना ही ऑर्डर उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट का होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही कॉन्जुगेट एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, जिसकी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए। जैसे अगर जी ए जी इनवर्स करने से ए ही आता जाए, फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, तो हम ए को कहेंगे ए इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं। अगर ए बिलोंग टू जी इज सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट देन क्लास ऑफ ए के इक्वल होगा।
अगर ए कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो क्लास ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इटसेल्फ इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ही होता है। इफ जी इज अ बिलियन देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इटसेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। अगर हर ग्रुप बिलियन है तो उसका हर एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। अब इसमें हम कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे, उसमें कुछ चीजें जो है सेंटर और कॉन्जुगेट एलिमेंट के लिहाज से वो हम ऑब्जर्वेशन कुछ देखेंगे एमसीक्यूज के लिहाज से। अब एक चीज इधर है हमारे पास कि अगर जैसे इफ, ये एक और ऑब्जर्वेशन है, इफ ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, ए ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी if and only if A is self conjugate element। अगर कोई एलिमेंट सेंटर में बिलोंग करता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे किसी ग्रुप के वो सेंटर में जाएंगे। अगर हमें ग्रुप में बता दिया जाए कि ग्रुप में सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की तादाद इतनी है, तो जितनी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की तादाद होगी उतना ही ग्रुप उसके सेंटर का ऑर्डर होगा। अगर जी बिलियन होगा तो हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। तो अगर जी बिलियन है तो वो भी हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन पढ़ी है कि अगर जी बिलियन है तो उसका जो सेंटर है वो जी के इक्वल आ जाता है। अब इसमें एमसीक्यू देखते हैं कुछ। लेट जी बी a billion group, then every element of G of G self conjugate element belong to center of G A and B both and none of these। अब इसमें ये है कि अगर कोई ग्रुप बिलियन है तो उसका हर एलिमेंट उसका जो सेंटर है वो जी के इक्वल ही आ जाता है और उसका हर एलिमेंट सेंटर कंजुगेट एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होता है। तो अगर हर एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट सेंटर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन ट्रू है, तो ए एंड बी इसका ये ऑप्शन हम लगाएंगे। The number of self conjugate element of D4 आर, D4 के सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3
एंड नन ऑफ दिस। अब देखें, हमने ऊपर ये ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी सेंटर ऑफ ग्रुप में कि D4 का जो सेंटर है उसमें दो, अगर DN का जो सेंटर है, अगर N इवन होगा तो उसमें दो एलिमेंट होंगे, अगर N ओड होगा तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब अगर D4 हमारे पास 4 हमारे पास इवन है तो इसका मतलब है इसके सेंटर में दो एलिमेंट आएंगे। अगर इसके सेंटर में दो एलिमेंट आएंगे, जितने एलिमेंट सेंटर में होते हैं वो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके दो एलिमेंट होंगे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो द एलिमेंट the element of A belong to D4, then हम D4 ले लेते हैं, then class of A which is equal to A क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, E and A, A and A square, A and A cube, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके कंजुगेट एलिमेंट कौन कौन से होंगे। कैसे चेक करेंगे, D4 के अंदर G इनवर्स हर एलिमेंट के लिए हम ट्राई करेंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं, कुछ कुछ मजीद बातें देखते हैं इससे आगे। फाइंड ऑल द कंजुगेट एलिमेंट ऑफ D4 के तमाम कंजुगेट एलिमेंट अगर निकालने हैं, आइडेंटिटी तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होती है। उसके बाद ए के कंजुगेट एलिमेंट निकालेंगे, इधर लिखे हुए हैं। कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए में आएगा A एंड A क्यूब, ये आप देख लीजिएगा कैसे कैसे कंजुगेट एलिमेंट निकाले हुए हैं। उसी तरह A स्क्वायर भी एक का इसका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा। इसी तरह A क्यूब के कंजुगेट एलिमेंट निकालेंगे, A B के निकालेंगे, A स्क्वायर B के निकालेंगे। इसी तरह कुछ प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिएगा, D3 D5 D6 Q8 V4 एंड C6। अब देखें, V4 हमारे पास है अबेलियन ग्रुप, तो इसका हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा। तो इसी तरह एक MCQ हम अगर बना लें, लेट G बी अ अबेलियन ग्रुप, इधर हम MCQ लिख लेते हैं, लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप, देन फॉर ऑल A belong to G, the order of class of A इक्वल टू, इसका जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, 1 2 3, ये हम ऑप्शन रख लेते हैं। वन टू थ्री, नन ऑफ दिस। अब अगर ग्रुप अबेलियन है, इसका हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है।
अगर हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, इसकी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, उसका ऑप्शन होगा हमारे पास 1। ठीक हो गया। तो अगर ग्रुप अबिलियन है, उसकी कॉन्जुगेट एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। और ये जो कॉन्जुगेसी रिलेशन होता है, कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है वो हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो अगर कॉन्जुगेसी रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो एक चीज याद रखिएगा कि हर इक्विवेलेंस रिलेशन ग्रुप की पार्टीशन करता है इनटू डिसजॉइंट क्लासेस में। जैसे अगर हम D3 की क्लासेस निकालें, क्लास ऑफ ई, क्लास ऑफ ई में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। क्लास ऑफ ए में हमारे पास एक ए आएगा और एक स्केयर आएगा। क्लास ऑफ बी में ये एलिमेंट आ जाएंगे, बी, ए बी एंड ए स्केयर बी। अब इसी तरह अगर क्लास ऑफ ए में ए और ए स्केयर आया है, और क्लास ऑफ ए स्केयर में भी ए और ए स्केयर ही आएगा, क्लास ऑफ बी में बी, ए बी और ए स्केयर बी आया है, क्लास ऑफ ए बी भी यही होगी और क्लास ऑफ ए स्केयर बी भी यही होगी। अब अब आप देख सकते हैं ये तीन क्लासेस निकली हैं, तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। जो एलिमेंट इसमें है, इन दो में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन दोनों में मौजूद नहीं है। क्लास ऑफ ए में ए और ए स्केयर है, और इस सेट के अंदर ए और ए स्केयर मौजूद नहीं है। ये टोटली डिसजॉइंट सेट है। इन सब का यूनियन पूरे का पूरा D3 आ जाएगा। और इन तीनों के ऑर्डर का अगर सम किया जाए, इन दोनों का ऑर्डर, इन तीनों के ऑर्डर का सम किया जाए, वो D3 का ऑर्डर बनता है। D3 का ऑर्डर होता है 6। क्लास ऑफ ई का ऑर्डर है हमारे पास 1, ये इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 3, 1 + 2 + 3, ये आ गया 6। अब इस क्वियन को हम कहते हैं क्लास क्वियन। क्या कहते हैं? क्लास क्वियन। तो इससे आगे हम ये पढ़ेंगे कि क्लास क्वियन क्या होती है, और D3 की क्लास क्वियन में कितने एलिमेंट आते हैं। अगर D3 कोई भी सेट आ जाए, उसकी हम क्लास क्वियन कैसे लिखेंगे, और इसके अलावा कुछ जो सेट होते हैं उनकी क्लास क्वियन में कितने कितने एलिमेंट होंगे और कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? इतना आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल इसके डिस्कस करेंगे कि क्लास क्वियन क्या होती है, क्लास क्वियन में कितने एलिमेंट आते हैं, किस सेट की क्लास क्वियन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक हो गया? चलें, ठीक है फिर। बाकी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।